Okay, friends. So, in this lecture, we will discuss three more examples, and after that, we will discuss what do you mean by uniform convergence. So, just observe the this example. This example is for m equal to 1, 2, 3, so and so. F of x is equal to limit n tend to infinity cos m फैक्टोरियल पाई एक्स होल पावर रेज टू पावर एन। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो दे आर अ डबल सीक्वेंस है। ये एक तो ये एम के ऊपर डिपेंड कर रही है, दूसरा ये एन के ऊपर डिपेंड कर रही है। 1, 2, 3 एंड सेम लॉ फॉर एन के लिए। तो सबसे पहले इसका करेक्टर चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम कोसाइन की बात करें तो हमें पता है कोसाइन का थीटा जो मर्जी वैल्यू डाल दे हम, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है ना। तो अब ये डिपेंड करता है इस क्वांटिटी के ऊपर कि इसने क्या वैल्यू लेनी है। अगर स्टूडेंट हमारे पास ये जो एम फैक्टोरियल है, एम फैक्टोरियल इंटू एक्स साथ में पाई है, अगर ये चीज इंटीजर होगी तो डेफिनेटली इंटीजर क्या होता है हमारा? 0, +-1, +-2, +-3। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये कॉस ऑफ, जैसे 0 ले लेंगे, 0 इसकी वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास बनेगा कॉस 0 पाई, दैट इज कॉस 0। कॉस 0 इज 1। अगर कॉस की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे, इसकी इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा पाई, एंड दिस इज -1। ठीक। उसके बाद कॉस की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो बनेगा 1। इस तरह से वैल्यू इसकी या तो 1 आनी है या -1 आएगी। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर पावर 2n है। 2n मतलब इवन। तो पावर इवन रहेगा तो ऑलवेज इसकी जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या रहेगी? 1 रहेगी। यस, रोहित, प्रिया इज ओके। यस सर। तो इसकी वाली वैल्यूज ऑलवेज 1 रहने वाली है। किसकी? एफ एम ऑफ एक्स की। जब एम फैक्टोरियल एक्स अगर इंटीजर होगा तो, अगर इंटीजर नहीं होगा तो फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 0। ये कैसे होगा 0? इसको चेक करते हैं। तो अगर हम इसको चेक करें तो सपोज करो आपने कोई वैल्यू डाल दी यहाँ पे, कॉस की एम पाई एक्स की वैल्यू आपने, एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए बोला है इसने। जैसे मान लो एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं 1/2 ले ली मैंने। ठीक। या 1/3 ले लेते हैं, चलो 1/3 ले ली। और एम की वैल्यू मैंने ले ली 1 ही ले लेते हैं समझने के लिए। तो 1 ले लिया हमने। एम फिर टू 1 आएगा, 1/3। सो 1 हमारे पास क्या बन जाएगा? कॉस π/3 होल पावर 2n। तो यहाँ पे कॉस आपका हो गया π/3 कितना होगा स्टूडेंट? 60। और कॉस 60 पे कितना होता है?
2/√3 पावर 2n। अब इसको डेफिनेटली ये क्वांटिटी जो है वो 1 से ज्यादा होगी। अब ये 1 से ज्यादा होगी, जैसे ही n इन्फिनिटी को टेंड करेगा ये टेंड कर जाएगा 0 को। क्यों? ठीक है। आप कोई और वैल्यू पुट करके अगर आप इसको चेक करें तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये जो वैल्यूज आने वाली है, कॉस 60 पे अगर और कोई वैल्यू ट्राई करें हम यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं 2, 2 लेते हैं तो यहाँ पे अपने 2 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू 1 लेगी तो 1 के हमारे पास कॉस यहाँ पे 2 हो जाएगा, पाई/2 कॉस 90 के ऊपर 0। ठीक। अगर हम इसकी वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, 1/4 ले लेते हैं, 1/4 करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 4, और एम की हम 1 ही रख लेते हैं समझने के लिए। तो कितना बनेगा? 45 डिग्री। 45 पे होता है 1/√2। ठीक। और पावर 2n है, अगेन इट इज टेंडिंग टू 0। तो ओवरऑल व्हाट वी रिटर्न कि फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x mx इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास अभी तक जब m∞ इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और अगर नॉन इंटीजर होगा मतलब अदर देन मींस m इज नॉट इंटीजर होगा तो इट विल बी 0। तो नाउ हम ऐसे मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू, जब इसको अगर हम m से ऑपरेट करेंगे दोनों तरफ, m को इन्फिनिटी को टेंड करवाएंगे तो इसको मान लेते हैं f(x) है। इसका मतलब हो गया कि लिमिट m टेंड टू इन्फिनिटी, और m(x) की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो इसकी बात कर रहे हैं हम। ये cos m∞ ये 2n, इसको हमने मान लिया कि ये f(x) के बराबर है। तो अब हम f(x) की वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए चेक करते हैं। तो स्टूडेंट अगर x इरेशनल होगा, अगर x इरेशनल होगा तो डेफिनेटली अगर इरेशनल नंबर हो गया तो m∞ कभी भी इंटीजर नहीं आएगा, इट नॉट इक्वल टू इंटीजर। इंटीजर नहीं आएगा तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी यहां से। ठीक, हमने प्रूव किया है कि नॉन इंटीजर आएगा तो 0 आएगा, तो f(x) 0 हो गया फॉर एवरी m। m जो मर्जा होता रहे, जब अंडर रूट अगर हमने इरेशनल नंबर ले लिया, अंडर रूट 2 टाइप ले लिया, फिर तो जो मर्जी m होता रहे, इसने इंटीजर तो कभी बनना ही नहीं है। सो दैट्स वाई इट इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली ये 0 हो गया स्टूडेंट, तो f(x) भी क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक। अब रैशनल के लिए लेते हैं, फॉर x इज रैशनल, x की वैल्यू हम रैशनल पुट करते हैं अगर, तो x हमने ले लिया p/q, एंड p and q आर इंटीजर्स, डेफिनेटली रैशनल की डेफिनेशन है। we see that m∞x is an integer if m is greater than equal to q। बोलता है कि अगर हमने m को m∞ और x है तो इसकी x की वैल्यू डाल देते हैं, m∞ x की वैल्यू डाल देते हैं p/q। तो डेफिनेटली ये इंटीजर तभी बनेगा स्टूडेंट जब q m को काट देगा, तभी फ्रैक्शन हटेगी। तो अगर m q से बड़ा हुआ या इक्वल टू हुआ तो इसको पक्का कैंसिल कर देगा ये। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि p, मान लेता हूं मैं 2 है और q मान लेता हूं 5।
अगर यहाँ पे मैं 5 फैक्टोरियल लिखूंगा, m की वैल्यू 5 लूंगा, तो ये 5 कट जाएगा। अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखूंगा तब भी कट जाएगा ये, क्योंकि 6 फैक्टोरियल में 5 फिर आएगा। 7 फैक्टोरियल लिखूंगा तब भी कट जाएगा। ये कटेगा कब नहीं, जब 5 से कम होगा। अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिखूंगा तो नहीं कटेगा ये। मेरी बात समझ आई? यस प्रिया, इज ओके? यस सर। तो इट मीन्स दैट ये जो वैल्यूज है m फैक्टोरियल, अगर m की वैल्यू या तो q के बराबर हो या q से बड़ी होगी तो डेफिनेटली इंटीजर बन जाएगी। ठीक। तो व्हेन m इज ग्रेटर देन q, सो f ऑफ x, इंटीजर के केस में हमने इवेल्युएट करके रखा है कि जब ये इंटीजर होगा, m ऑफ x की वैल्यू क्या आनी है, 1 आनी है। तो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया इस केस में, तो डेफ ऑफ x भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक। और अब आप बोलेंगे कि जब m आपका ये इंटीजर नहीं होगा तब क्या होगा, तो डेफिनेटली नॉन इंटीजर होगा तो जीरो आने ही आने। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू, या एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो इसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट m टेन टू इन्फिनिटी एन ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो। जीरो कब आएगा, जब एक्स इरेशनल होगा, और रैशनल आएगा जब ये 1 के बराबर है। क्लियर? तो हमने यहाँ पे, आप खुद चेक कर लो कि ये फंक्शन अलग अलग वैल्यू दे रहा है। जब रैशनल होगा तो 1 होगा, और इररेशनल होगा तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन हमारे पास जो वैल्यूज, अब आप इसको चेक कर लो। ये देखो, ज्यादा कुछ पे लिखा गया तो इसको हटा देते हैं। ये तो डबल इंटीग्रल था, डबल सीक्वेंस थी, m और n पे डिपेंड कर रही, तो किस तरह से हमने इंटरप्रेट किया इसको। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। नाउ एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो सिंगल सीक्वेंस है, n के ऊपर डिपेंड कर रही है, साथ में x तो है ही है। तो n, एफ एन ऑफ एक्स इज साइन एन एक्स ओवर एन अंडर रूट एन। x is a real number and it varies from 1 to 3 up to so on. अब अगर हम इसके ऊपर लिमिट लेते हैं स्टूडेंट, तो ये जीरो आएगा। अब क्यों आएगा जीरो, तो ये छोटी क्लासेस में पढ़ते भी हम, अगर लिमिट लेंगे तो साइन एन एक्स ओवर एन फैक्टोरियल एन अंडर, तो अगर एन को पुट करेंगे तो ये बन रहा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो साइन इन्फिनिटी तो कभी बनती नहीं, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये तो नहीं बनेगी। तो अब हम इससे ये देख सकते हैं कि जो अपना मोड है ना, साइन साइन एक्स एन एक्स जो होता है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 रहता है। ओवरऑल दिस, ये जो होगी वो लिमिट जो होगी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एन होगी, और 1 ओवर अंडर किसको कन्वर्स करेगा, जीरो को कन्वर्स करेगा। तो वाई कंपैरिजन टेस्ट यू कैन से कि अगर ये जीरो को कन्वर्स कर रहा है तो इससे नीचे वाली भी जीरो को कन्वर्स करेगी, क्योंकि ये जीरो से नेगेटिव तो कभी आपका एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये -1 देगा। ये वाली क्वांटिटी क्या देगी, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलवेज -1 और 1 के बीच में होता है, तो -1 और इसके बीच में आने वाली है इसकी वैल्यू। लेकिन ना नीचे जो इसके साथ तो नंबर मल्टीप्लाई है 1 ओवर एन फैक्टोरियल, वो जीरो दे रहा है। तो यहाँ चाहे नेगेटिव आए या चाहे पॉजिटिव आए, ये जीरो, तो जीरो इंटू दैट विल बी जीरो। सो ओवरऑल ये हमारे पास इसकी जो लिमिट है वो जीरो आ गई। ठीक, एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा क्या है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही आएगा, तो एफ डैश एक्स भी जीरो आ गया। नाउ
अब हम क्या करते हैं, इसका पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर इसका लिमिट निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एन एक्स इंटू एन, कॉस एन एक्स इंटू एन इंटू 1/√, नीचे है तो एक एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट 10 ले सकते हो, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास अंडर रूट 10 बचेगा, ये बच गया। अब आप खुद ही देखो, इसके ऊपर लिमिट लगाओ, तो ये तो कहाँ जाए, तो कभी एफ डैश को, तो एफ डैश तो हमारा जीरो आया हुआ है, जीरो तो कभी होगा ही नहीं है। ठीक, जीरो तो तभी होगा जब एक दो केसेस में हो, लेकिन ओवरऑल सभी के लिए नहीं होगा। तो सो एफ एन डैश डज नॉट कन्वर्स टू एफ डैश। ठीक, तो फॉर इस इंस्टांस में जैसे देखो इसने दिया है कि फॉर एग्जांपल आप देख लो जीरो के ऊपर, जब आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो बन जाएगा, कॉस जीरो 1 होता है ना। तो 1 होगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 किसको जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक, और एफ ऑफ जीरो पे तो जीरो है, तो ये बराबर ही नहीं है, ये इन्फिनिटी को जा रहे हैं। तो इससे किस एग्जांपल से क्या सीखे हम, कि अपनी जो सीक्वेंस थी, जो सीक्वेंस एन अंडर रूट 10, सॉरी एन एक्स ओवर अंडर रूट 10 है, अंडर रूट 10 है, वो कन्वर्ज कर रही थी जीरो को। ठीक, एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। लेकिन जैसे इसका डेरिवेटिव लिया, डी ऑफ डी एक्स साइन एन एक्स ओवर अंडर रूट 10, तो इसका डेरिवेटिव जीरो है ना, पर ये इसको कन्वर्ज नहीं कर रही है, इट्स नॉट कन्वर्ज टू जीरो। तो इसका बोलना मतलब है कि अगर ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही थी किसी पॉइंट को, तो डेरिवेटिव करने के बाद जो नई सीक्वेंस बनेगी, वो वो भी क्या उस एफ डैश के डेरिवेटिव को कन्वर्ज करेगी, ये जरूरी नहीं है। बात समझ आई, ये स्टूडेंट समझ आई आपको बात ये। मैं यस इसको सर। और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखो, पहले हमारी जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी वो थी ये वाली, तो पहली टर्म आई साइन एक्स ओवर साइन एक्स ही आई पहली, नीचे एन की वैल्यू 1, फिर एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2x ओवर अंडर रूट 2, फिर तीसरी टर्म 3x ओवर अंडर रूट 3, ऐसे सीक्वेंस बनती गई। और ये सीक्वेंस हमारी ओरिजिनल सीक्वेंस है। डेरिवेटिव के बाद जो सीक्वेंस बनी वो क्या बनी, 1 cos x, और यहाँ बन गया अंडर रूट 2 cos x। क्यों, क्योंकि हमने डेरिवेटिव ये निकाला है, तो ये इसका डेरिवेटिव है, दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो यहाँ पे एन पुट करते चलेंगे, तो अपना यहाँ पे 2x आ जाएगा साथ में, और फिर अंडर रूट 3 cos 3x। तो ये नई डेरिवेटिव करने के बाद सीक्वेंस बनी, ये हमारी एफ एन ऑफ एक्स है, और ये अपनी डेरिवेटिव करने के बाद नई सीक्वेंस बनी है। ये सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज कर रही है, एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज कर रही है, और एफ ऑफ एक्स जीरो है। लेकिन ये सीक्वेंस जो है वो एफ डैश को कन्वर्ज नहीं कर रही है, वो तो जीरो था, ये तो कन्वर्ज करने जा रही है प्लस इन्फिनिटी को। बात समझ आई स्टूडेंट्स। यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन सी कंडीशंस होगी स्टूडेंट्स, कि ओरिजिनल सीक्वेंस जो एफ एफ एक्स को कन्वर्ज कर रही है, तो डेरिवेटिव करने के बाद जो नई सीक्वेंस बनेगी वो भी एफ डैश को कन्वर्ज करे, तो वो कौन सी सिचुएशन होगी। तो इसका आंसर भी हम आने वाले लेक्चर्स में ढूंढेंगे। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, ये एग्जांपल है हमारे पास, एफ एन ऑफ एक्स जो है वो n² इंटू एक्स होल इंटू 1 - x² होल पावर n, और अपना x जो है वो 0 और
1 के बीच में है, 0 भी हो सकता है और 1 भी है, और n आपका सिंगल सीक्वेंस है, ये n के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब हम इसका अगर पहले 0 को छोड़ देते हैं, हमने क्या किया, 0 से लेके 1 तक चेक किया, तो इस नंबर का क्या बनेगा, आप खुद ही सोचो। 1 - x² है और x की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो कोई वैल्यू डाल लेते हैं। जैसे इसके बीच में वैल्यू डाल ली हमने 1/2, तो 1/2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/4 बन जाएगा, दैट इज 3/4। तो 3/4 है तो इट मीन दैट इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो जैसे ही इसको हम, इसके ऊपर पावर कितनी है, n है, जैसे ही इसकी पावर n है तो क्या आ जाएगा, ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी 0 को, एज एन टेन टू इन्फिनिटी। ठीक, क्लियर है स्टूडेंट ये? तो यस डेफिनेटली, सर। क्योंकि आपने देखा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ते भी है कि x⁻n जो होता है, सीक्वेंस होती है, वो कन्वर्ज करती है 0 को एज n, a जो होगा वो आपका 1 से छोटा होगा, और साथ में 0 से बड़ा। ठीक, और इक्वल टू 1 के लिए अपनी सीक्वेंस इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये खुद ही 0 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगी, तो 1 भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। ठीक, सो दैट्स व्हाई इट इज कन्वर्ट्स टू 0 व्हेन, अब बचता है 0, 0 पुट करेंगे इसमें तो क्या होगा स्टूडेंट, 0 पुट करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 - 1 बचेगा, तो होल इंटू 0, तो सारे 0 हो गया। तो ये लिख दिया हमने, एट x इज इक्वल टू 0 एफ एन भी 0 होगा। तो ओवरऑल सबके लिए ही, इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 1, एंड बिटवीन 1 एंड 0, 0 एंड 1, ओवरऑल ये आपका 0 के बराबर रहेगा। क्लियर हो गया? नाउ हमारा इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, हम इसके ना इंटीग्रेशन करके देखेंगे। पिछले वाले एग्जांपल में डेरिवेटिव करके देखा, इस एग्जांपल में हमने डेरिवेटिव चेक कर रहे थे, इस एग्जांपल में हम इंटीग्रेट करके देखते हैं। अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूं, अगर मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन में आपको पता है कि अगर हम 1 - x² है पावर n, इसका मेरे को डेरिवेटिव बना लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव हुआ -2x। क्लियर? तो यहाँ पे तो x ही है, तो मेरे को -1/2 बाहर लगाना पड़ेगा, उससे 2 कट जाएगा और ये टर्म इसके बराबर ही आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा लूंगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन f ऑफ x रेज टू पावर n इंटू f डैश x dx, दैट इक्वल टू f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। तो डेफिनेटली ये फंक्शन हो गया और इसका ये डेरिवेटिव हो गया। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास बचेगा -1/2, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस 1 - x² का पावर n+1 ओवर n+1, और लिमिट 0 to 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, ठीक, 1/2n, 2n+2। लेकिन हमारे साथ इसमें साथ n² भी है यहाँ पे। ठीक, तो n² को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, n² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा n²/this। अब इन्फिनिटी को टेंड करवाना है, अगर n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो क्या करेंगे हम इस पे, हमारे पास सिचुएशन बन गई लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n² 2n+2। तो n कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से, n कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, n2+2/n। एक n कैंसिल हो गया, लेकिन जैसे इन्फिनिटी को टेंड करेंगे तो इन्फिनिटी, और नीचे बन गया 2+0। तो इन्फिनिटी/2 इज इन्फिनिटी, तो इट इज इन्फिनिटी। ठीक, तो इंटीग्रेट
कर दिया हमने और ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो आप खुद ही देखो कि अपनी जो सीक्वेंस ओरिजिनल सीक्वेंस थी वो तो किसको कन्वर्ज कर रही थी, जीरो को। ये अपना एफ ऑफ एक्स हो गया ना। तो ओरिजिनल जो सीक्वेंस है अपनी वो किसको कन्वर्ट कर रही है, जीरो को। लेकिन जो इंटीग्रेशन के बाद जो हमारी सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज कर रही है, वो तो कर रही है इन्फिनिटी को। ठीक है, ये तो आगे इसने ऐसे जोड़ दिया कि अगर एन को हम एन स्क्वेयर रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा। इसकी बात छोड़ो आप, पहले ऊपर देखो आप यहां तक क्या हुआ। यहां तक ये हुआ स्टूडेंट कि अपनी जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी, जो F1 था, F2 था, ये तो अपनी अपनी कन्वर्ट कर रही थी जीरो को। जब इनका इंटीग्रेशन करा F1 इंटीग्रेशन F2, तो ये तो प्लस इन्फिनिटी को चलेगी। तो इसका मतलब है कि अगर ओरिजिनल सीक्वेंस हम अपनी F को कन्वर्ट कर रही थी, ओरिजिनल सीक्वेंस अपनी जो अपना F1 ऑफ एक्स था, F2 ऑफ एक्स था, ये जो सीक्वेंस थी ये ओवरऑल जो कन्वर्ज कर रही थी वो जीरो को कन्वर्ज कर रही थी। लेकिन जब हमने इसको इंटीग्रेशन कर दिया सीक्वेंस को, हर टर्म को इंटीग्रेट किया, तो नई सीक्वेंस बन गई और नई सीक्वेंस जो है वो प्लस इन्फिनिटी को कन्वर्ज करिए। हालांकि इसकी इंटीग्रेशन भी करते दोनों तरफ तो क्या आना चाहिए था, यहाँ पे जीरो आना चाहिए। तो बोलना था हमने कि अगर इंटीग्रेशन के बाद भी अगर हम कोई नई सीक्वेंस बनाएगी तो वो एफ डैश के इंटीग्रेट, आपका एफ एफ डैश है ना, तो यहाँ पे किसको इंटीग्रेट, इसको किसको कन्वर्ट करना चाहिए था, इसको इसको कन्वर्ट करना चाहिए था इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को। लेकिन ये इसको कन्वर्ट नहीं करी, ये तो इन्फिनिटी को करेगी। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन राइजेस कि at which condition this sequence converges to same function after integration। तो यहां से अब देखो इसने एक और आगे बोलता है कि अगर फिर भी अगर बोलते हैं ये तो आपका प्लस इन्फिनिटी को चला गया, अगर एन स्क्वेयर को एन से रिप्लेस कर देते तब भी इसका यहाँ पे एन बनना था, एन एन कॉमन लेना था तो एन एन कट जाना था, तब भी ऊपर वन आना था, 1/2 बना, तब भी जीरो तो नहीं आया ना, क्योंकि पहले कितना आ चुका है हमारे पास, जीरो आ चुका है। क्यों, ये जो चीज है ये उसकी बात कर रहा है, 0 to 1। ये अपना एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स डीएक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा, 0 to 1 आया था, तो जीरो आना चाहिए था, लेकिन ये तो 1/2 आ रहा है। तो देखो इसका मतलब ये है कि ये ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो अपनी पहले हमने सीक्वेंस कन्वर्जेंस चेक करी फिर इंटीग्रेट करा, और यहां पे क्या किया, पहले इंटीग्रेट कर लिया और फिर उसकी लिमिट चेक करी, तो बराबर नहीं आए। इसका मतलब है कि लिमिट और इंटीग्रेशन आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे। अगर होंगे तो कौन सी कंडीशंस होगी, मेरी बात समझ गए कि एक एक तो लिमिट है और इंटीग्रेशन है, एफ डी एक्स है, और दूसरा इंटीग्रेशन लिमिट अंदर चली जाएगी, तो ये दोनों रिजल्ट सेम आएंगे। तो यहाँ तो सेम नहीं आए, तो कौन सी कंडीशंस होगी जब हम लिमिट और इंटीग्रल को आपस में इंटरचेंज कर सकें। क्लियर होगी बात। तो पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में भी सेम ही ऐसे था कि लिमिट लगाएंगे और यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स, एफ एन, एन लगा सकते हैं अभी, एन ऑफ एक्स। तो ये भी नॉट इक्वल टू आया डेरिवेटिव ऑफ लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन ऑफ एक्स, तो ये भी बराबर नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पे लिमिट और डेरिवेटिव को भी इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो कौन सी कंडीशन होगी जिसके ऊपर हम इनको इंटरचेंज
कर सकते हैं। ठीक है। सो ये डिस्कशन जो हमने करी ऊपर, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस करी, तो इसलिए करी क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि फंक्शन, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, अगर वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस उसकी होगी, तो कई जो ऐसे क्वेश्चंस हैं इनका हमें जवाब मिल जाएगा कि in that situation make an interchange limit and integration or limit or derivative under some conditions। तो सबसे पहले what do you mean by यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इसके बारे में चेक करते हैं। और ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात भी हमने पहले कर रखी है। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, वी say a sequence of functions fn converges uniformly on e to a function f if for every epsilon greater than 0 there exists लिखना चाहिए यहाँ पे, there exists a positive integer n such that n is greater than equal to capital N implies this for all x belongs to e। तो ये जो आपके पास थ्योरम रिजल्ट बना, तो इसको अपनी लैंग्वेज में हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज, अगर एफ एन ऑफ एक्स जो है वो कन्वर्ज कर रही है एफ ऑफ एक्स को यूनिफॉर्मली, तो क्या होगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m, या n लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन ओनली, या सब मिलकर नॉट ऑन एक्स, एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर एक्स के ऊपर डिपेंड करके तो वो यूनिफॉर्मली नहीं होगा फिर। सच दैट एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी देन वी कैन से कि इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। अब इसकी डिस्कशन हम देख सकते हैं। सो इट इज क्लियर। अब यहाँ पे इक्वल टू लगाने की जरूरत भी नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन भी चलेगा। इट इज क्लियर दैट every uniformly convergent sequence is point wise convergent। डेफिनेटली जो स्टूडेंट हम एफ ऑफ एक्स निकालते हैं ऐसे, ये जो निकाल रहे हैं हम, अगर ये एफ ऑफ एक्स निकलता है स्टूडेंट, तो इसका मतलब वो कन्वर्स तो कर रही है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई। तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट वाइज तो कन्वर्स कर ही रही है। पॉइंट वाइज कन्वर्स करेगी, उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो अपना एम है वो ओनली एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है कि एक्स पे डिपेंड तो नहीं कर रहा है। अगर वो एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एम तो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता ही है। तो अब अगर एम ओनली एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और एक्स के ऊपर पे डिपेंड करेगा तो नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो इट मीन्स दैट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से पहले उसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होना जरूरी है। अगर वो पॉइंट वाइज ही कन्वर्जेंट नहीं है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की बात नहीं हो सकती। तो ओवरऑल हम वी कैन से कि एवरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, but every point wise convergent sequence may or may not be uniformly convergent। Clear? So discussion में लिखा है quite explicitly the difference between the two concepts is this: if sequence fn converges point wise on e, then there exists a function f such that for every epsilon greater than 0 for every x belongs to E,
देयर इज एन इन डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन एन एक्स। देखो पॉइंट वाइज के लिए ये जो एन है, जो एम ले रहे हैं हम, ये एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा और एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, सच दैट दिस कंडीशंस होल्ड। mod of f of x minus f of x less than epsilon for all n is greater than equal to m. If f n converges uniformly on E, it is possible for each epsilon to find one integer n which do not which do for all x, मतलब सभी एक्स क्यूब के लिए वो काम कर जाए, वो बार बार एक्स चेंज करने पे उसको चेंज ना करना पड़े। तो इसका मतलब वो एप्सिलॉन डिपेंड ही नहीं करेगा, एम डिपेंड ही नहीं करेगा एप्सिलॉन के एक्स के ऊपर, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगी। इसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे। ओके।